हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्कोरिंग आइडिया और मैं हूं आपका टीचर सौरभ। बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th के मैक्रो इकोनॉमिक्स का फॉरेन एक्सचेंज रेट जो होता है चैप्टर वो करने वाले हैं। तो एज यूजुअल चैप्टर काफ़ी बड़ा है तो इसको भी मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो आज मैं इसका फर्स्ट पार्ट जो होता है वो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू कर लेते हैं अपने चैप्टर को, जिसमें हम पहले अपने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स वगैरह जो होता है वो हम पहले देखेंगे इसमें, और इसके बाद फिर जो उसके जो इम्प्लीकेशंस वगैरह वाले पार्ट है उसको मैं सेपरेट वीडियो में बना के डालूंगा ताकि आपको इजी हो समझने में कि हाँ जो पार्ट्स में जो बनते हैं वीडियोस उसमें बेनिफिट ये होता है कि एक में आप कॉन्सेप्ट्स वगैरह पढ़ लेते हैं और बाकी वाले में जो उसके जो इम्पॉर्टेंट और क्रिटिकल जो आपके इम्प्लीकेशंस वगैरह होता है, एनालिसिस वाला पार्ट होता है, हम वो वाला पार्ट करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। तो बच्चों हम लोग ये हमारा फर्स्ट स्लाइड है, इस पे हम लोग शुरू कर लेते हैं अपना चैप्टर। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर देखिए, चैप्टर का नाम है हमारा फॉरेन एक्सचेंज और उसके रिलेटेड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। तो अब देखिए यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज की बात होती है, तो जब भी हम लोग जब इकोनॉमी को स्टडी करते हैं मैक्रो लेवल पे, तो वहाँ पर हमारी जो इकोनॉमी होती है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। एक होती है हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी, जिसमें कि हम अपने कंट्री के विद इन बाउंड्रीज जो भी ट्रेड करते हैं, जो भी हमारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होते हैं वो विद इन कंट्री के बॉर्डर के अंदर के जो एस्पेक्ट होता है उसके अंदर होते हैं। वहाँ पर सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द स्टेट्स होते हैं, और लोकल मार्केट्स होते हैं, फर्म्स, इंडिविजुअल्स, हाउस होल्ड, सब मिलके जो होता है वहाँ पर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हम करते हैं। लेकिन इसका दूसरा जो एस्पेक्ट होता है बच्चों इकोनॉमी का, जब हम देखते हैं तो वो हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ भी एक ट्रेड होता है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब हो गया दूसरी कंट्रीज के साथ, जहां पे कॉन्सेप्ट आता है बच्चों, हमेशा कोई भी कंट्री होती है वो दूसरों के साथ जब ट्रेड करती है तो वहां पर इंटरनेशनल मार्केट का कॉन्सेप्ट आ जाता है, ना कि डोमेस्टिक मार्केट। डोमेस्टिक मार्केट तो हम अपने आपस में जो ट्रेड कर रहे हैं, अब इंडियंस जो हैं वो आपस में, इंडियन रेसिडेंट्स जो होते हैं वो ट्रेड कर रहे हैं, दैट इज द डोमेस्टिक पार्ट ऑफ द मार्केट। बट अदर पार्ट ऑफ द मार्केट इज इंटरनेशनल मार्केट, जहां पर हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करती है। आपको पता है कि ग्लोबलाइजेशन जब 1991 में इंडिया में आया था, तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, हमारे ट्रेड जो होता है वो धीरे धीरे दूसरी कंट्रीज के साथ खुलता गया, बढ़ता गया, और हमारी जो इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी, वो इंटीग्रेट होती गई इंटरनेशनल इकोनॉमीज के साथ, अलग अलग कंट्रीज के साथ। हमसे पहले रिफॉर्म्स बहुत कंट्रीज ने पहले कर दिए थे, बट हमने 1991 में किया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, हमारा जो इकोनॉमी है वो इंटीग्रेट होना शुरू हो गया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, और हमारे ट्रेड्स बढ़ने लग गए। तो वहां पर जब हम ट्रेड करते हैं बच्चों, तो वो हम इंडियन रुपीज में तो नहीं कर सकते हैं, या एक कंट्री जो है वो अपने करेंसी तो दूसरे के ऊपर फोर्स नहीं कर सकती है कि हम तो आपको अपने करेंसी में ही ट्रेड करेंगे आपके साथ। तो वहां पर कॉन्सेप्ट आता है बच्चों एक्सचेंज ऑफ जो होता है फॉरेन करेंसीज का आपस में जो एक्सचेंज होता है उसका एक रेट जो होता है वो मार्केट में फिक्स होता है। ठीक है, तो वो मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई, उसके अभी हम फैक्टर्स पढ़ेंगे आगे जाके कि क्या फैक्टर्स होते हैं जो बेसिकली इसको डिटरमिन करते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रेट एक कंट्री का दूसरी करेंसी के अगेंस्ट क्या होगा। तो उसमें कई सारे फैक्टर्स हैं जो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो अभी हम ये समझते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज जो होता है बच्चों वो बेसिकली एक मीडियम होता है इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए। ठीक है, तो हम इसको ये देख लेते हैं, इसका डेफिनेशन इसमें आ जाते हैं। बेसिकली बच्चों डेफिनेशन में क्या पार्ट आया, पहला तो हो गया ऑल द करेंसीज ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अदर देन द डोमेस्टिक करेंसी, यानी एक डोमेस्टिक करेंसी हम जो सा भी कंट्री हम ले लें उसकी डोमेस्टिक करेंसी का एक एक्सचेंज रेट जो दूसरे कंट्रीज के जो करेंसीज हैं उनके साथ क्या होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर इंडिया और यूएस का एग्जांपल लेके बताया गया है, तो यहां पर डॉलर के हिसाब से होता है, डॉलर इज टू रुपीज। ठीक है, डॉलर के साथ रुपीज का। अब जैसे एक यहां पर हम एक एग्जांपल लेके समझ रहे हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल एक्सचेंज रेट जो है वो निकालते हैं अगर हम, तो एक्सचेंज रेट के हिसाब से इंडियन रुपीज और डॉलर के हिसाब से क्या आ रहा है हमारा, एक डॉलर जो है, दैट मीन्स इंटरनेशनल मार्केट में एक डॉलर जो है उसकी कीमत जो है इंडिया में 60 रुपए के बराबर है। अभी मान लीजिए आप समथिंग 73 के आसपास होगा, 72 73 के आसपास होगा। वही इसका एक रुपी इज इक्वल टू 1/60 हो गया यूएस डॉलर। तो ये जो हम एक्सचेंज कर रहे हैं, यानी इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, जैसे हम लोग नॉर्मली जो दूसरे यूनिट्स होते हैं उनको हम कन्वर्ट करते हैं, केजीज को आप यूनिट्स में कन्वर्ट करते हो, दूसरे ग्राम्स में करते हो, या
लाइक मिलीग्राम, सेंटीग्राम्स, ऐसे बहुत सारे हम लोग जो यूनिट्स बना के रखते हैं। किलोमीटर्स जो होते हैं उनको आप मीटर्स में कन्वर्ट करते हो, फिट गज में करते हो, स्क्वायर मीटर में करते हो। तो ये जो कन्वर्जन होता है ना, इसी को हम बोलते हैं बच्चों फॉरेन एक्सचेंज रेट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो नेशनल करेंसीज आर कन्वर्टेड, ये बहुत जरूरी होता है आपका इंटरनेशनल ट्रेड में, जिसकी वजह से एक ये अलग से ही मार्केट होता है आपका, एक फॉरेन एक्सचेंज का मार्केट अलग होता है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे आप जो अभी हम इम्प्लीकेशंस जो होते हैं वो हम आगे के अपने स्लाइड्स में देखने वाले हैं। चलिए हम नेक्स्ट आ जाते हैं इसके बेसिकली फंक्शंस के ऊपर में। तो हम समझ गया कि बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज होता क्या है। अब हम इसके फंक्शंस पे आते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो फंक्शन होता है बच्चों फॉरेन एक्सचेंज का, वो आता है आपका ट्रांसफर फंक्शन। अब ट्रांसफर फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि जब भी आपका बोलते हैं ना कि हमारा अगर फॉरेन एक्सचेंज नहीं होता तो उस केस में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती थी। जैसे हमने अभी जो इससे पहले मनी का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था मनी एंड बैंकिंग के चैप्टर में, तो उसमें हमने बार्टर सिस्टम के डिमेरिट्स के बारे में पढ़ा था कि बार्टर सिस्टम होता था, एक्सचेंज होता था गुड्स टू गुड्स, तो उसमें कुछ ऐसे रेस्ट्रिक्शंस होते थे जिसकी वजह से मनी इवॉल्व हुआ बाद में कि नहीं एक कॉमन मीडियम होना चाहिए जिसमें हम ट्रेड कर पाएं, लाइक हम एक्सचेंज ऑफ गुड्स सर्विसेज और जो गुड्स के बीच में हम एक्सचेंज कर पाएं। नहीं तो पहले क्या था, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, ये सब जो प्रॉब्लम्स होती थी। उसी तरह फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में भी क्या है, जो फॉरेन एक्सचेंज का जो सिस्टम होता है पूरा जो हमने बनाया है, डेवलप किया है इंटरनेशनल मार्केट में, वो आपको एक ट्रांसफर फंक्शन जो होता है वो प्रोवाइड करता है, एंड दैट बेसिकली गिव्स परचेजिंग पावर टू द कंट्रीज। दैट मीन्स एक कंट्री जो होती है वो दूसरी कंट्रीज के साथ कोई भी टाइप का ट्रेड यानी सेल या परचेज कर सकती है। जैसे आप इंपोर्ट कर रहे हो किसी दूसरी कंट्री से, तो आपको एक सिस्टम प्रोवाइड किया गया है कि हाँ आप अगर आपका करेंसी जो आप लाइक दूसरी कंट्री के साथ डिफरेंट है, तो इन दैट केस यू कैन ट्रेड इन डॉलर्स। आप यूरो में कर सकते हो, आप डॉलर्स में कर सकते हो। तो उसके लिए आपके पास डॉलर्स होने चाहिए, यानी आपको पहले एक मार्केट है जिसको हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, वहां से आपको रिजर्व्स बनाने पड़ेंगे जिन कंट्रीज के साथ ट्रेड करते हैं। और जैसे ही आप जिस कंट्री, आप जैसे आपने जापान के साथ ट्रेड करना है तो आपके पास येन होना चाहिए। तो येन में आप उतना येन जो होता है उन्हें पे कर सकते हैं जो आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में होता है पड़ा हुआ, तो उनसे ही हम ट्रेड करते हैं। उसी तरह हमारी कंट्री के जो करेंसी है वो दूसरी कंट्रीज जो होती है उनके पास भी उसका रिजर्व होता है। तो इंडिया के साथ जब वो ट्रेड करते हैं तो इंडिया के करेंसी होता है वो उसमें कन्वर्ट करके उसको पेमेंट्स देते हैं। तो ये हो गया पहला, तो ट्रांसफर फंक्शन। दैट मीन्स कि it simplified the purchasing power, like it gave the purchasing power, simplified the payment process for the other countries, कि वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो आपका ट्रांसफर फंक्शन होता है वो पूरा हो जाता है विद द हेल्प ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। उसके बाद बच्चों दूसरा होता है क्रेडिट फंक्शन। अब अगेन देखिए क्रेडिट फंक्शन क्या होता है, कंट्रीज जो है वो आपस में हर समय रियल टाइम बेसिस पे कैश का ट्रांसफर तो नहीं हो सकता है, क्योंकि आपने ऑर्डर दिया इंपोर्ट, तो थोड़ा आपने एडवांस दे दिया, फिर आपका वो प्रोडक्शन जो होता है वो चलेगा, लंबा टाइम लगता है। कई बार इतने बड़े ऑर्डर्स होते हैं कि इवन उनको पूरा करने में एक साल 2 साल तक का लग जाता है। जैसे डिफेंस के इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं, दूसरी पूरी टेक्नोलॉजी खरीद रहे हैं, तो वो सब डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा चार्ज लगता है, टाइमिंग आपका जो होता है वो कंजम्पशन होता है टाइम का। तो इन दैट केस कई बार आपको क्रेडिट में भी जो होता है, जैसे कि नॉर्मली हम लोग ट्रेड करते हैं क्रेडिट में जो ट्रेडिंग होती है हमारी, उसी तरह इंटरनेशनल मार्केट में भी बच्चों क्रेडिट जो होता है वो चलता है। तो इंटरनेशनल मार्केट में जब क्रेडिट का फंक्शन आता है तो अगेन इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है कि आप क्रेडिट जो होगा वो आप क्रेडिट पे सामान लोगे तो आप जिसको बोलते हैं ना कि कोई भी चीज़ है वो आगे जाके महंगी हो सकती है। अब 6 महीने बाद आपके करेंसी का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा कोई बता नहीं सकता है। तो उस केस में क्या होता है, आपको एक क्रेडिट फंक्शन के टाइम पे आप जस्ट बिकॉज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट आपको पता होता है कि अभी हमारा डॉलर के अगेंस्ट में ये रेट चल रहा है, तो नियर फ्यूचर में ±0.5 ऊपर नीचे हो जाएगा। तो ये चीज़ हमको बताता है बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप क्रेडिट अवेल कर रहे हो या फिर आप दूसरी कंट्री को क्रेडिट दे रहे हो तो वहां पर आपको फैसिलिटेट करता है ये क्रेडिट फंक्शन को। आपके पास एक इजी मैकेनिज्म होता है कन्वर्ट करने का कि आपने क्रेडिट जो है वो कितना दिया है या आपने कितना क्रेडिट लिया है। तो ये इसका सेकेंड फंक्शन हो गया। थर्ड फंक्शन है बच्चों हेजिंग फंक्शन। अभी देखिए हेजिंग क्या होता है।
कई बार जो हम अभी बात कर रहे थे कि दो कंट्रीज आपस में ट्रेड करती हैं, या फिर जरूरी नहीं है कि कंट्रीज की गवर्नमेंट ही ट्रेड करें, हम जो इंपोर्टर एक्सपोर्टर जो प्राइवेट सेक्टर होता है, हमारे फर्म्स जो हैं वो दूसरे फर्म से रॉ मटेरियल्स मंगा रहे हैं, टेक्नोलॉजी परचेज कर रहे हैं, या सर्विसेज जो होता है वो अवेल कर रहे हैं, या फिर हमारे कंट्री से कोई लाइक इंपोर्ट कर रहा है, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो इन दैट केस एक बड़ा फैक्टर होता है बच्चों की, जब एक्सचेंज रेट होता है तो वो मार्केट में हमेशा डिमांड एंड सप्लाई की वजह से चेंज होता रहता है। जस्ट सेम एज द आप स्टॉक मार्केट देखो कि कोई भी शेयर्स जो होते हैं उनमें देखना आपको रोज रोज आपको उसको स्टडी करना पड़ता है कि कब कितना इंक्रीज हुआ, कब कितना डिक्रीज हुआ, कब वो बिल्कुल स्टैग्नेंट चल रहा है, एक सिस्टम मतलब बोलते हैं ना कि एक प्रॉपर पैटर्न पे चल रहा है, क्योंकि फ्लक्चुएशंस मार्केट में होते रहते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई। जिस गुड्स की डिमांड ज़्यादा होगी उनका रेट बढ़ना, मतलब उनकी वैल्यू बढ़ जाती है, उसका रेट बढ़ जाता है। जिन स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ मैं, स्टॉक्स जो होता है जितना ज़्यादा डिमांड होगा उसका उतना जो बेस प्राइस होता है वो बढ़ता जाता है, फेस वैल्यू बढ़ता जाता है। उसी तरह यहाँ पर वही है कि जिस करेंसी के जो डिमांड ज़्यादा होता है उसका रेट जो होता है वो इंटरनेशनल मार्केट में अगेंस्ट अदर करेंसीज बढ़ता जाता है। तो हेजिंग करना क्यों इंपॉर्टेंट है? हेजिंग क्या होता है? जब दो कंट्रीज आपस में ट्रेड कर रही हैं और उस बीच में एक बड़ा पीरियड हो, जस्ट लाइक 3 मंथ्स हो, 6 मंथ्स हो, इवन 1 ईयर हो, अब 1 साल या 6 महीना एक बहुत बड़ा पीरियड होता है। उस बीच में वो पूरा ऑर्डर जो होता है वो प्रोसेस होगा, देन डिलीवर होगा। तो अब अगर हम आज के डेट में कोई डील को या कॉन्ट्रैक्ट को फिक्स करते हैं तो वो तो आज के करेंसी की रेट से हमें पता है। हमें ये नहीं पता कि अगले 6 महीने में क्या होने वाला है फ्यूचर में। ऐसा भी हो सकता है कि कोई करेंसी बहुत हाई हो जाए अचानक से, डिपेंडिंग अपॉन द वर्ल्ड, मतलब लाइक ग्लोबल सिचुएशंस, या फिर कोई करेंसी बहुत ज़्यादा फॉल हो जाए। अब बहुत सारी कंट्रीज में ऐसा हुआ है कि उनकी वैल्यू जो होती है वो डे बाय डे मतलब कम होती चली गई है। जैसे अभी पाकिस्तान में आप देखो तो उनके डॉलर्स के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा रेट जो होता है वो गिरता जा रहा है। वेनेजुएला का आप एग्जांपल देख लो, अफगानिस्तान का एग्जांपल देख लो। तो ऐसे बहुत है जहाँ पे स्टेबल जो बोलते हैं ना, एक पॉलिटिकल जो एनवायरनमेंट होता है या इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होता है, जहाँ पे स्टेबल नहीं होता है तो उनके करेंसी के रेट्स गिरने लगे। अब अगर आप उन करेंसीज के साथ अगर आप डील कर रहे हो तो आपको पता नहीं होगा कि आपको 6 महीने बाद जो चीज़ आपको पेमेंट्स मिलेंगी तो उसमें आपका प्रॉफिट होगा या लॉस हो जाएगा। तो आपने 6 महीना मेहनत भी किया, अपने पुराने जो एक्सचेंज रेट है उस पर आपने ट्रेड कर लिया, और बाद में जाके ऐसा कुछ चेंज आ गया जिसकी वजह से एक पार्टी को, ऐसा नहीं है कि आप ही को लॉस होगा, हमेशा हो सकता है आप बहुत ज़्यादा बेनिफिट में आ जाओ और जो अदर पार्टी है वो लॉस में हो जाए, क्योंकि उसके हिसाब से आपका जो एक्सचेंज रेट होता है वो दोनों साइड इफेक्ट कर सकता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, एक ऐसा दोनों अग्री कर लेते हैं, दोनों पार्टीज जो होती हैं वो अग्री कर लेती हैं कि हमारा जो एक्सचेंज रेट होगा मार्केट में कुछ भी हो, हम जो ट्रेड, ये वाला जो ट्रेड साइकिल है हम उसको कंप्लीट करेंगे, उसके लिए हमारा एक्सचेंज रेट जो होगा वो ये होगा। जस्ट लाइक यूएस, और इसमें इन्होंने अभी मान लीजिए 73 चल रहा है तो उन्होंने 73.5 को फिक्स कर लिया। तो अब चाहे वो 74 रहे या 72 हो जाए, जो ट्रेड का जो आपका जो डील होगा वो 73.5 पर ही होना चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं फिक्स कर लेना कोई चीज़, कि आगे फ्लक्चुएशन से अब हमें कोई मतलब नहीं है। तो हमने वो अपना जो है वो हेज कर लिया, लाइक उसको लॉक कर लिया। तो इसमें बेसिकली होता है रिस्क ऑफ लॉस जो होता है वो कम हो जाता है, कि एक पार्टी को कंप्लीटली गेन हो जाए और दूसरे वाले को बहुत ज्यादा लॉस हो जाए। तो उस केस में क्या होगा, ओवरऑल जो मार्केट्स हो जाएंगे, इंटरनेशनल मार्केट्स हो जाएंगे, वो बहुत ज्यादा रिस्की हो जाएंगे। तो उसको अवॉइड करने के लिए हेजिंग फंक्शन जो होता है वो यूज किया जाता है। तो ये हो गया बच्चों फंक्शंस। अब आते हैं हम इसके सोर्सेज ऑफ डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब इसमें देखिए क्या क्या चीजों में फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत पड़ती है आपको बार बार, जिसमें आउटफ्लो और इनफ्लो जो होता है वो होता है। तो देखिए सबसे पहला जो बच्चों इसमें फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत कहां पड़ती है, वो होता है बच्चों इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दैट मीन्स कि आपको अगर इंपोर्ट करना है, कोई गुड्स लेना है दूसरी कंट्री से जो आपके यहाँ प्रोडक्शन नहीं होता है, या कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो दूसरी कंट्रीज में प्रोड्यूस होती हैं वो आपके यहाँ प्रोड्यूस नहीं होती है, अभी वो टेक्नोलॉजी आपके यहाँ नहीं है, तो इन दैट केस यू विल हैव टू अवेल दैट सर्विस। तो उसमें क्या होगा, गुड्स एंड सर्विसेज जो होता है जब आप इंपोर्ट करोगे तो आपके पास तो अपनी करेंसी है इंडियन रुपीज, वो शायद एक्सेप्ट नहीं करें। तो उस केस में क्या होगा फिर, तो कोई कंट्री किसी के साथ डील नहीं कर सकती, सब अपने अपने करेंसी पकड़ के बैठे हुए हैं। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि अब जस्ट बिकॉज कि अभी यूएस है तो वो सुपर पावर है, तो उसका इन्फ्लुएंस पूरे वर्ल्ड मार्केट में ज़्यादा रहेगा। क्वाइट ऑब्वियस है कि जो स्ट्रांग है उसका चलेगा मार्केट में।
तो हर चीज़ यूएस डॉलर में कन्वर्ट की जाती है। वो अपने करेंसी को अपने यूएस डॉलर में कन्वर्ट करेंगे, आप अपनी करेंसी को यूएस डॉलर में कन्वर्ट करोगे और वो एक्सचेंज हो जाएगा और वो आपका काम हो जाएगा। इंपोर्ट आप कर सकते हो, गुड्स चाहे हो सर्विस जो भी हो, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल दिया, व्हेन इंडिया इंपोर्ट्स गुड्स एंड सर्विसेज फॉरेन एक्सचेंज इज डिमांडेड टू मेक द पेमेंट फॉर इंपोर्ट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। जब इंडिया ने इंपोर्ट किया तो इंडिया को फॉरेन एक्सचेंज चाहिए। अब जरूरी नहीं कि हर समय हम डॉलर्स में ही करें, कई कंट्रीज हैं जिनका आपके साथ अच्छा टर्म है, इन दैट केस दे मे ऑल्सो टेक एक्सेप्ट द पेमेंट्स इन योर करेंसी और इन देयर ओन करेंसी। तो हमारे पास सबके रिजर्व्स होते हैं, हम हर कंट्रीज के साथ करते हैं। जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है तो वो क्या होता है, उतनी करेंसी हम होल्ड करके रखते हैं अपने पास, ठीक है, हम खरीदते हैं। तो इस केस में क्या होता है, ये ट्रेडिंग भी है, जैसे लाइक हम शेयर खरीदते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए ना, वैसे ही हम इंटरनेशनल मार्केट से दूसरी करेंसीज भी खरीद के अपने रिजर्व्स बनाते हैं। वो इसलिए कि हो सकता है कि जिस समय करेंसी का वो डिवैल्यू हो गया हो, उस समय आपने वो परचेज कर लिया और जब उसका वो स्ट्रांग हो जाए तो वापस आप मार्केट में उसको सेल करके आप प्रॉफिट्स कमा सको। तो इट्स लाइक शेयर मार्केट ऑल्सो। फिर दूसरा बच्चों, इसका जरूरत पड़ता है आपको फॉरेन करेंसी का टूरिज्म के केस में। टूरिज्म के जो बेसिकली आप देख सकते हो कि हर जगह पे टूरिज्म जो होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री होती है हमारे लिए। एक फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व्स होते हैं वो अर्न करने का बहुत बड़ा एक सोर्स होता है। हमारे यहाँ टूरिस्ट आ रहे हैं बाहर से, हर कंट्री के लिए अक्रॉस द वर्ल्ड, हर कंट्री से हमारे यहाँ टूरिस्ट आते हैं। वो जब यहाँ आते हैं तो वो अपने करेंसीज लेके आते हैं, लेकिन वो यहाँ खर्च किस में करते हैं, रुपीज में करते हैं। तो जब वो यहाँ पर अपनी करेंसी लेके आते हैं तो वो पहले हम उनको उनकी करेंसी लेके उनको रुपीज देते हैं और फिर वो यहाँ पर स्पेंड करते हैं और फिर वापस जाते समय वो फिर अपनी करेंसी जितनी उनके पास बच जाती है वो वापस अपनी करेंसी लेके जाते हैं और बाकी जो करेंसी उनका रह गया हमारे पास एक्सचेंज करके जो अवेल हो गया यहाँ पे, वो हमारा प्रॉफिट हो गया और उतनी करेंसी जो है वो हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होते हैं बच्चों उसमें ऐड ऑन होगी। तो इस टाइप से करके हम अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बढ़ाते हैं। उसी तरह हमारे जो टूरिस्ट होते हैं वो बाहर जाते हैं। अब आप यूरोप जाओगे तो आप यूरोप में यूरो में खर्च करोगे तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप इंडोनेशिया जाओगे तो इंडोनेशियन रुपीज़ आपको चाहिए, तो वहाँ पर जाओगे आप इंडियन रुपी दोगे, इंडोनेशियन रुपीज़ जो होता है वो आप परचेज वहाँ से कन्वर्ट करोगे, फिर वहाँ स्पेंड करोगे, फिर जो बच जाएंगे वो वापस देके और अपना इंडियन रुपी वापस कन्वर्ट करके आप अपनी कंट्री में वापस आ जाओगे। तो ये हिसाब किताब जो होता है वो टूरिज्म का होता है। फिर होता है बच्चों यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। हम लोग पिछले कई चैप्टर्स में ये इस चीज़ की बात कर चुके हैं, नेशनल इनकम में भी कर चुके हैं, फिर बैंकिंग में भी थोड़ा बहुत यूज़ होता है। अभी हमने जो गवर्नमेंट बजट था उसमें यूज़ किया, इसके पहले जो बहुत सारे चैप्टर्स हैं उनमें हर जगह पे यूज़ हुआ है ये यूनिलैटरल ट्रांसफ़र। तो यूनिलैटरल ट्रांसफर्स बेसिकली क्या होते हैं, इनको हम सिंपल वर्ड में रेमिटेंसेस बोलते हैं। तो रेमिटेंसेस का मतलब होता है जैसे कि रेमिटेंसेस होते हैं या कई और अदर फॉर्म्स में गिफ्ट्स के फॉर्म में हो सकता है। जो यूनिलैटरल का मतलब होता है वन साइडेड फ्लो, दैट मीन्स कि उसके बदले आपको कुछ नहीं मिलता हो। जैसे हम लोग नॉर्मली जब एक्सचेंज करते हैं, बिजनेस करते हैं या कोई भी चीज़, आपने किसी को जॉब पे रखा, उसने 1 महीना आपके यहाँ काम किया और तब आपने उसको सैलरी दिया, तो एक्सचेंज हुआ ना, आपने सर्विस लिया उसके बदले उनको फैक्टर सर्विसेज लिए, फैक्टर पेमेंट किया। तो ये 2 वे प्रोसेस है। बट जब आपको सब्सिडी मिलती है तो उसके बदले आपको कुछ पे ऑफ तो नहीं करना है, तो उसको बोलते हैं यूनिलैटरल ट्रांसफर। आपको स्कॉलरशिप मिलती है वो भी यूनिलैटरल ट्रांसफर है। आपको कोई गिफ्ट्स मिलता है, आपको कोई ग्रांट्स मिलते हैं, आपको एड मिलता है कहीं से, बहुत सारे इस टाइप की चीज़ें हैं जो हेल्प आपको आती है कई जगह डेवलपमेंट को लेके, या कई अदर कंट्रीज जो होती हैं वो छोटी कंट्रीज को, डेवलपिंग कंट्रीज को एड देती हैं हर साल कि आप डेवलपमेंट करो। तो इसके लिए जो आते हैं एक साइड से पैसा आता है, वो उसके बदले उनको पे ऑफ नहीं करना पड़ता। दैट इज नॉट अ काइंड ऑफ लोन, वो लोन नहीं होता है, वो वन साइडेड होता है। जैसे आप बच्चों को पेरेंट्स जो होते हैं वो पॉकेट मनी देते हैं, तो इसके बदले थोड़ी होता है कि हाँ बेटा तुमको पॉकेट मनी दिया गया है तो अब तुम्हें रोज सुबह का जाके दुकान से सामान लाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा घर का, तभी तुम्हें पॉकेट मनी मिलेगा। पॉकेट मनी इज काइंड ऑफ आप उसके यूनिलैटरल ट्रांसफर पेमेंट की तरह होता है। उसी तरह बहुत सारे हमारे ट्रांसफर पेमेंट्स हो सकते हैं। जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो होता है अभी गवर्नमेंट्स करती है फार्मर्स को, या फिर बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल हैं उनको करती है, अनएम्प्लॉयड हैं उनको करती है। तो इस टाइप के जो अलाउंसेस वगैरह दिए जाते हैं तो ये यूनिलैटरल होते हैं। तो इसमें यूज़ होता है ये हमारा, जैसे हमारे लोग बाहर काम कर रहे हैं तो वो वहाँ से रेमिट कर देते हैं पैसे,
पैसे मतलब जो उनके वहाँ बच गए, वहाँ कंजम्पशन के बाद जो उनका सेविंग्स होता है वो यहाँ इंडियन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो अगेन वहाँ पर आपका करेंसी जो होता है वो कन्वर्ट होके आता है। आपने दुबई में दिरहम जो होता है वो अर्न किया, उसके बाद यहाँ पर इंडियन रुपी भेजा कन्वर्ट करके। तो ऐसे हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज जो होता है वो अर्न होता है। उसके बाद आता है बच्चों परचेज ऑफ एसेट्स इन फॉरेन करेंसीज। अब आप अगर बाहर में इन्वेस्टमेंट करने जाओगे, कैपिटल जो एसेट्स होते हैं, कैपिटल लाइक गुड्स जो होते हैं वो आप अगर परचेज करोगे, आपने मशीनरी लगाया, खरीदा, आपने प्लांट लगाया, आपने वहाँ लैंड परचेज किया, आपने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट किया, किसी भी टाइप का ऑफिस खोला वहाँ पे जाके, तो इसमें आपको एसेट्स जो परचेज करने पड़ेंगे वो फॉरेन करेंसी में, फॉरेन लैंड पे है तो वहाँ के करेंसी में ही आपको पे करना पड़ेगा। तो इन दैट केस अगेन यू विल नीड लाइक फॉरेन एक्सचेंज। देन रिपेमेंट ऑफ लोन्स। लोन्स जो होते हैं फॉरेनर्स, जब आप लोन्स को रिपेमेंट करते हो, जैसे आपने जापान की गवर्नमेंट से बुलेट ट्रेन के लिए लोन लिया, तो आपको जो रिपेमेंट करना होगा वो उनकी करेंसी में पे करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपके पास फॉरेन एक्सचेंज चाहिए। उसी तरह हमारे लाइक हमने कभी लोन दिया है, नेपाल को दिया या इस टाइप के छोटी कंट्रीज़ को लोन दिया, बांग्लादेश को दिया, श्रीलंका को दिया, तो इन दैट केस दे विल पे अस टू इन इंडियन करेंसी जो हम चाहें जिसमें, तो उसमें आपको फॉरेन एक्सचेंज जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आ जाता है स्पेक्यूलेशन। अब जैसे देखिए स्पेक्यूलेशन जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए। जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि फॉरेन एक्सचेंज जो होता है ना सिर्फ एक मीडियम ऑफ लाइक एक्सचेंज है, बल्कि एक सोर्स ऑफ प्रॉफिट भी है। जैसे अभी मैंने बताया आपको कि जब आप शेयर परचेज करते हो तो आप उसका वेट करते हो कि कब उसकी वैल्यू बढ़े और आप उसको सेल कर दो, तो आपको प्रॉफिट अर्न हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर शेयर मार्केट में भी, जो शेयर मार्केट में हम स्पेक्यूलेट करते हैं कि हाँ ये वाला शेयर जो होता है वो अभी बढ़ने के चांसेस हैं, तो अभी कम प्राइसेस हैं तो अभी हम खरीद लेते हैं और इसको 2-3-4 साल होल्ड करके रखेंगे, फिर जब इसके प्राइसेस थोड़े बढ़ जाएंगे तब हम उसको सेल करेंगे मार्केट में, तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। वही चीज़ फॉरेन एक्सचेंज में भी होता है। जैसे हमने अभी बात किया, जब कोई फॉरेन करेंसी जो होती है वो डेप्रिशिएट हो जाती है तो दूसरी कंट्रीज जो होती हैं वो फॉरेन करेंसी को परचेज करती हैं अगर उसमें चांसेस हैं, तो इसी को हम बोलते हैं स्पेक्यूलेशन। ये एक तरह से गैम्बलिंग भी आप कह लो। तो इसमें क्या होता है, जो सस्ती फॉरेन करेंसी है जो आपको ज़रूरत पड़ती है हमेशा, ऐसा नहीं कि अब आप युगांडा की करेंसी लेके बैठ जाओ, उसका कोई गारंटी नहीं है, बट हाँ ऐसी बहुत कंट्रीज़ हैं जो अभी डेवलप कर रही हैं और बहुत तेज़ी से डेवलप कर रही हैं। अगर उनका अभी मार्केट में वैल्यू कम है तो हमारे चांसेस हैं कि हम अगर उन्हें ज़्यादा खरीद लेते हैं फॉरेन एक्सचेंज को, तो इन दैट केस जब उनका वैल्यू बढ़ेगा तो हम उन्हें जब वापस बेचेंगे तो उन्हें हमें ज़्यादा लाइक वैल्यू जो होता है वो मिलेगा, विथ प्रॉफिट मिलेगा। तो ये स्पेक्यूलेशन का भी एक बहुत बड़ा होता है लाइक गेम है, ये इंटरनेशनल गेम। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, ये किसी करेंसी के इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। डिमांड और सप्लाई ये दोनों बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी भी चीज़ का प्राइस जो होता है वो सेट करने में। जैसे कि हम लोग गुड्स का प्राइस आज के डेट में देखते हैं तो परफेक्ट कंपिटिटिव मार्केट है, तो परफेक्ट कंपटीशन का जो मेन जो लाइक बोलते हैं ना कोर, उसका जो क्या कह सकते हैं इम्प्लीकेशन ये है कि जो मार्केट में प्राइसेस प्रिवेल कर रहे हैं वो कोई भी प्रोड्यूसर फिक्स नहीं करता है, वो उस गुड्स का डिमांड या सप्लाई जो होता है वो फिक्स करता है इस चीज को, बिकॉज देयर आर नंबर ऑफ सेलर्स। कोई भी अपनी तरफ से प्राइस मेकर नहीं बन सकता। जो मार्केट में एग्जिस्टिंग प्राइस है आप उससे ज्यादा पर बेचना चाहोगे, आपके गुड्स नहीं बिकेंगे। वही चीज है। तो यहां पर डिमांड और सप्लाई जो होता है वो गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड लाइक जो प्राइस होता है वो फिक्स करता है। सिमिलर वे में इंटरनेशनल मार्केट में, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जो उसका करेंसी का डिमांड या सप्लाई है वो डिटरमिन करेगा कि उसका रेट ऑफ एक्सचेंज दूसरी करेंसीज के साथ क्या होगा। तो नॉर्मली हम लोग डॉलर्स में पहले कन्वर्ट करके देखते हैं, लाइक उसको देखते हैं चेंज करके कि कितने डॉलर्स के बराबर एक पर्टिकुलर कंट्री का है, एंड देन उसके हिसाब से अदर कंट्रीज का सेट होता है। बिकॉज यूएस का हेजिमनी है अभी, कल जाके चाइना सुपर पावर बन जाएगा तो फिर हमको युआन में करना पड़ेगा, फिर जाके इंडिया बन जाता है सुपर पावर तो इंडियन रुपीज जो होता है वो मेन हो जाएगा। तो जो कंट्री सुपर पावर बन जाएगी उनके करेंसीज में, कभी सोवियत यूनियन में होता था। तो इसी टाइप से ये जो होता है आपका पूरा मार्केट चलता है। नेक्स्ट है बच्चों रीजंस फॉर हाई डिमांड, यानी अगर कोई करेंसी का हम देखते हैं राइज इन डिमांड फॉर, लाइक किसकी वजह से फॉरेन करेंसी में आपका डिमांड जो होता है वो बढ़ता है, उसमें क्या क्या जो फैक्टर्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं जिससे कि एक फॉरेन करेंसी का डिमांड जो होता है वो इंटरनेशनल मार्केट में राइज कर सकता है। तो पहला,
अब जैसे देखिए कोई भी करेंसी व्हेन, अब हम यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा इसको, आप एक एग्जांपल के साथ में समझाता हूँ। व्हेन प्राइस ऑफ अ फॉरेन करेंसी फॉल्स, इंपोर्ट्स फ्रॉम दैट कंट्री बिकम्स चीपर। अब देखिए इसमें क्या होता है कि अगर किसी करेंसी का प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में फॉल हो जाता है, ठीक है, जैसे कि अगर हमारे लिए मान लीजिए हमारी करेंसी का फॉल हो गया यूएस डॉलर के अगेंस्ट में, पहले 60 रुपए होता था, यहां पर जैसे हमने दिया हुआ कि एक यूएस डॉलर बराबर 60 रुपीज होता था, ठीक है, अब वो गिर के 55 रुपीज हो जाए, तो इस केस में क्या होगा, यूएस के लिए इंडियन करेंसी में डील करना बहुत चीपर हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, इंपोर्ट्स फ्रॉम यूएस will increase as American goods will be relatively cheaper and it will rise the demand for US dollar। अच्छा ये उल्टा हमने लिखा हुआ है, तो इसमें यह है कि मतलब ₹1 के बराबर पहले $1 के बराबर 60 रुपीज होते थे, अब वो 55 हो गया, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ, हमारा करेंसी स्ट्रांग हो गया, तो उस केस में क्या होगा, इंपोर्ट फ्रॉम यूएस विल इंक्रीज, हम हमारे लिए यूएस से इंपोर्ट करना चीपर हो गया, क्योंकि पहले क्या था, हमारे 60 रुपीज के बराबर $1 का सामान आता था, अब हमें सिर्फ 55 देना पड़ेगा, तो उस केस में हो गया हमारे लिए चीपर, तो हमारा इंपॉर्टेंट मतलब होगा वो डॉलर के लिए बढ़ जाएगा हमारे लिए, तो हम डॉलर ज्यादा डील करने लग जाएंगे डॉलर में। तो ये होता है बच्चों, इसका डिमांड जो होता है वो फिक्स करता है कि डिमांड कैसे राइज होगा। तो वो चीज अगर आपकी दूसरे जिस करेंसी के बारे में हम बात कर रहे हैं वो करेंसी अगर हमारे लिए चीपर हो गई तो सबसे बड़ा फायदा होगा इंपोर्ट करने में हमें, तो उस जैसे ही हमारा इंपोर्ट्स जो होता है वो राइज करेंगे, उस करेंसी की डिमांड जो होती है वो बढ़ जाएगी वहां पर। तो इसी के लिए कई बार हम लोग जो होता है बहुत जो कंट्रीज होती हैं, और चाइना या जो होता है वो बहुत ज़्यादा उसने किया है, लाइक अपने इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाने के लिए, अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए वो जान के अपने करेंसी को डिवैल्यू कर देते हैं टाइम टू टाइम। उस केस में क्या होता है, उनके लिए लाइक सस्ता पड़ जाता है चाइना से इंपोर्ट करना, तो सब कंट्रीज जो होती हैं वो चाइना में चली जाती हैं, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स करने लग जाती हैं, और एक बार जब आप जाके वहाँ सेटअप कर लो वो सारी चीज़ें, तो उसके बाद क्या है, फिर आप फंस गए, फिर वो धीरे धीरे बढ़ जाता है, फिर वो आप फंसे रह गए वहाँ पे, उतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप स्टेप बैक नहीं कर सकते हो, तो आप काम करो। तो यही चीज़ है, इस टाइप से बहुत सारे, इसको हम डर्टी ट्रिक्स बोलते हैं, उसमें डर्टी लाइक एक्सचेंज रेट जो होता है इसको डर्टी ट्रिक माना जाता है उसको। दूसरा होता है बच्चों, व्हेन अ फॉरेन करेंसी बिकम्स चीपर इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इट प्रमोट्स टूरिज्म। अब जैसे हमारे लिए, जैसे आप इंडियन हो, आप चाहते हो कि लाइक इंटरनेशनल लाइक टूर बनाया जाए, हमारे पास इतना पैसा है, हम लेके अब थोड़ा प्लान करते हैं कि कहीं इंटरनेशनल टूरिज्म आपने हॉलीडे पैक मतलब जो होता है वो स्पेंड करना है। अब यहां पर सबसे बड़ी आती है कि आप किस कंट्री में जाओगे। आपको घूमने के लिए तो बहुत सारा पूरा वर्ल्ड पड़ा है, आप कहीं भी जा सकते हो, लेकिन आप वहां पर देखोगे कि मेरा जो बजट है वो कितना है, ठीक है। तो अगर आप यूरोप जाते हो तो वहां की करेंसी जो है वो बहुत स्ट्रांग है आपकी करेंसी से, तो उस केस में क्या होगा, आपका जो पैसा है वहां जाके कम हो जाएगा, तो आपको वहां पर बजटिंग करनी पड़ेगी कि भाई यहां पर हम ये चीजें नहीं करेंगे, हम इतने पैसे लेके नहीं आए, इतनी शॉपिंग नहीं कर सकते। बट अगर आप अपने से चीपर करेंसी में जाते हो, जैसे कि आप इंडोनेशिया चले जाते हो, वियतनाम चले जाते हो, जो भी इधर साउथ एशियन कंट्रीज हैं, आप इनमें घूमने जाते हो, तो वहां पे आपको रिच फील होता है। ऐसे बहुत सारी कंट्रीज, इट्स नॉट ओनली इन लाइक साउथ, इसमें आप अमेरिका में, आप साउथ अमेरिका में बहुत सारी कंट्रीज हैं, इवन यूरोप में भी कई जगह पे ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे लोकेशंस हैं, बट वहाँ का जो वैल्यू है वो कम है। तो उस केस में आप वहाँ पर जब घूमने जाओगे, टूरिज्म करने जाओगे, तो आपके लिए बहुत चीपर पड़ेगा। अब यूएस वाले जब इंडिया में आएंगे तो उन्हें बहुत चीप लगेगा हर चीज़, या तो बहुत कम है यार यहाँ पे प्राइस कोई भी चीज़ का। तो उस केस में अब जैसे मैकडॉनल्ड्स का बर्गर है, वो आप यूएस में खाओ और आप इंडिया में खाओ, आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। तो उनके प्राइसेस और हमारे प्राइसेस में बहुत फर्क हो जाता है, तो उनके लिए बहुत चीपर हो जाता है। तो ये भी डिमांड जो होता है वो बढ़ा देता है आपका इंटरनेशनल मार्केट में। तो टूरिज्म जो होता है वो दूसरा फैक्टर है। थर्ड है बच्चों, व्हेन द प्राइस ऑफ द फॉरेन करेंसी फॉल्स इट्स डिमांड राइजेस एज द पीपल वांट टू मेक गेन्स फ्रॉम द स्पेकुलेशंस। अब वही चीज़ है जो इंटरनेशनल मार्केट में भी ये जो गैम्बलिंग जो आप बोल सकते हो ऑफ फॉरेन करेंसी ये चलता है। जैसे हम स्टॉक्स परचेज करते हैं, सिक्योरिटीज़ परचेज करते हैं, वैसे ही हम डॉलर्स और वो भी परचेज करके रखते हैं।
तो वो भी आप यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए इसके रीजंस डिमांड के इंक्रीज होने के। अब नेक्स्ट क्या है बच्चों, डिमांड कर्व ऑफ फॉरेन करेंसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब यहां देखिए फॉरेन एक्सचेंज इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब इसका डिमांड जो होता है जैसे डाउनवर्ड स्लोपिंग, हम ये जो है वो डिमांड वाला जो पार्ट है या फिर जो जितने भी हमारे इसमें ग्राफ्स वाले हमें वो हम एक अलग पार्ट में करेंगे ताकि उसमें सारे ग्राफ्स कवर कर रहे हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा मिक्स हो जाता है। तो ये डाउनवर्ड स्लोप मैं यहाँ पर थोड़ा सा खाली आपको बता दूं, जैसे कि आपने पढ़ रखा होगा, माइक्रो में भी आपने पढ़ा होगा। डिमांड का जो आप देख सकते हो जो प्रिंसिपल होता है डिमांड का, बेसिकली लॉ होता है, वो क्या होता है कि वो आपको एक डाउनवर्ड स्लोप देता है, बिकॉज एक साइड लाइक इनवर्स रिलेशन होता है दोनों फैक्टर्स में, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में इनवर्स रिलेशन होता है, दैट्स वाई द स्लोप इज डाउनवर्ड्स। यानी कोई चीज का प्राइस जितना बढ़ेगा उतना उसका डिमांड कम हो जाएगा। तो यहां पर वही चीज है कि जितना प्राइस कम होता जाता है उतना उसका डिमांड इंक्रीज होता जाता है। तो इस वजह से कई कंट्रीज करती जान के उसके डिमांड बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल मार्केट में वो अपने प्राइसेस को कम कर देते हैं। जैसे मैंने बताया कि चाइना ये बहुत करता है फॉर अट्रैक्टिंग द लाइक बोलता है ना कि इंपोर्ट्स, कि वो इंपोर्ट्स को लाइक वो एक्सपोर्ट करें, वो उनके करेंसी में इंपोर्ट किया जाए, दूसरी जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है वो इंपोर्ट करे चाइना से और इन्वेस्टमेंट्स करे वहां पर आके, क्योंकि वो उनको चीपर पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। इसमें पहला हो गया बच्चों डिमांड कर्व फॉरेन एक्सचेंज स्लोप्स डाउनवर्ड्स ड्यू टू द इनवर्स। अभी हम बात करें तो वही इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर द फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट। जितना रेट ऑफ एक्सचेंज कम होगा उतना ज्यादा उसका डिमांड बढ़ेगा, और जितना रेट ऑफ एक्सचेंज ज्यादा होगा उतना डिमांड कम होगा। अब जैसे कि हम यूएस डॉलर में देखते हैं कि एक यूएस डॉलर इज इक्वल टू 73 रुपीज है, तो यहां कोई भी नहीं परचेज करना चाहेगा डॉलर्स को, क्योंकि उनका पूरा पैसा उसी में ड्रेन हो जाएगा डॉलर्स खरीदने में। और वही डॉलर जितना सस्ता होते जाएगा हमारे लिए उतना चीपर होगा और हम उतने ज़्यादा डॉलर्स में डील करना शुरू कर देंगे, तो उसका डॉलर का रेट जो होता है वो बढ़ता जाएगा हमारे लिए। तो फिर दूसरा होता है इन फिगर, जो अब हम जब फिगर बनाते हैं उसमें बेसिकली तो उसमें हॉरिजॉन्टल एंड अभी में ये आगे एक जो होता है सेपरेट वीडियो में करेंगे इसका सारा। तो इसमें जैसे कि यहाँ पर देखिए ये एक मैंने थोड़ा सा बना दिया है लाइक इंडिकेट करने के लिए सिर्फ। अब जैसे हम यूएस डॉलर जो एक्सचेंज रेट्स होते हैं उनको हम डिफरेंट वर्टिकल एक्सिस और इसमें कैसे दिखाते हैं, तो इसमें डिमांड फॉर द यूएस डॉलर एंड रेट ऑफ एक्सचेंज। अब यहाँ हम देखिए रेट ऑफ एक्सचेंज इधर लगाते हैं और इधर हमारा जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है यहां पर होगा आपका यूएस डॉलर, इसका डिमांड। तो इस केस में क्या होगा, जितना रेट ऑफ डिमांड रेट ऑफ एक्सचेंज होता है वो हायर होता जाएगा, उतना हमारा इस साइड वापस आएगा, मतलब कम होता जाएगा, श्रिंक होता जाएगा, जिसकी वजह से आपको एक डाउनवर्ड स्लोप मिलेगा। तो ये वाला पार्ट बच्चों हम एक से अपना नेक्स्ट जो वीडियो है वो हम इसी पर रखेंगे, जिसमें हम सारे इसमें जितने टाइप के इंप्लीकेशंस हैं और उनके ग्राफ्स हैं उसको स्टडी करेंगे। और हम आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट राइज इन द प्राइस ऑफ द फॉरेन करेंसी फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीजेज द रुपी कॉस्ट ऑफ फॉरेन गुड्स विच विल मेक देम मोर एक्सपेंसिव, एज अ रिजल्ट इंपोर्ट्स डिक्लाइन। तो इसी की वजह से लाइक यहाँ पर दिया हुआ है कि जब आपका जो कोई भी करेंसी आपके लिए महंगी होने लग जाती है तो उस केस में क्या होता है, वहां से आप इंपोर्ट जो होता है वो कम जो होता है वो इसके ऊपर इंपैक्ट आ जाता है सीधा, और कोई करेंसी सस्ती होने लगती है तो आप वहां से ज्यादा इंपोर्ट करने लग जाते हो। तो यूएस से हम इसी वजह से कम इंपोर्ट कर पाएंगे क्योंकि उनके डॉलर्स का जो रेट होता है वो हायर होगा। जब डॉलर्स का रेट कम होगा तो हमारे लिए अमेरिकन गुड्स चीपर हो जाएंगे और हम वहां से ज्यादा ट्रेड करना शुरू कर देंगे। तो ये आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों के ऊपर में डायरेक्टली इंपैक्ट डालता है। तो यही है बच्चों इसका कि जो स्लोप्स हैं वो हम इसको बनाते हैं। अब यहाँ देखिए सोर्सेज के बारे में हम बात करते हैं। सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, अभी तो डिमांड का बात कर रहे थे, अब यहाँ सोर्सेज ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो यहाँ फिर वही चीज़ आ जाती है, एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स। वहाँ पर हमने देखा था जब डिमांड था तो वहाँ इंपोर्ट की बात थी, यहाँ पर एक्सपोर्ट आ जाएगा उसके बदले, सेम कॉन्सेप्ट सेम है, वही टूरिज्म आ जाता है सेकेंड। फिर थर्ड आता है बच्चों रेमिटेंसेज, जिसको हम यूनिलैटरल ट्रांसफर्स हमने ऑलरेडी जो है वो स्टडी कर लिया है वही। तो सप्लाई ऑफ, यहाँ पर हम देखते हैं कि रेमिटेंस जब होता है वो यूनिलैटरल ट्रांसफर, जो हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पैसे भेजते हैं अपने अकाउंट्स में, रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में, तो गिफ्ट्स भेजते हैं, ग्रांट्स भेजते हैं। फिर आपका आ जाता है बच्चों लोन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एक हुआ लोन आपने देना है, दूसरा होता है लोन आपको लेना है। दोनों चीज़, दोनों फैक्टर्स हैं डिमांड एंड सप्लाई का। उसी तरह फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स,
फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में भी हमने बात कर लिया कि जब करेंसी आपके लिए चीपर हो जाएगी तो आप उस करेंसी में जाके इन्वेस्ट करोगे तो आपको वहाँ पर चीपर पड़ेगा। तो इस केस में क्या होता है, उस करेंसी लाइक उस कंट्री में इन्वेस्टमेंट्स का जो फ्लो होता है वो बढ़ जाता है, जिसको मैंने भी बताया कि वो हम कई बार डर्टी ट्रिक्स भी यूज़ करते हैं टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर इन्वेस्टमेंट। और फिर स्पेक्यूलेशन जो हमने अभी डिस्कस किया, वही सेम ट्रेडिंग के जो सोर्सेज है इनके थ्रू आपका यूज़ होता है। और रीजंस फॉर सप्लाई ऑफ द फॉरेन करेंसी, तो इसमें पहले आ जाता है वही रीज़न में पहला, अगर द प्राइस ऑफ द फॉरेन करेंसी राइजेज, एक फॉरेन करेंसी का प्राइस जब राइज हो जाता है तो डोमेस्टिक गुड्स बिकम रिलेटिवली चीपर, इट इंड्यूसेस द फॉरेन कंट्री टू इंक्रीज देयर इंपोर्ट्स फ्रॉम द डोमेस्टिक कंट्री। वही सेम बात हो रही है जो हम बात कर रहे हैं अभी। जैसे उसमें हमने महंगा होने के ऊपर में देखा था, अभी यहाँ पर सस्ता हो जाएगा कोई चीज़ तो क्या होगा। तो ये इम्पैक्ट हम उसमें ही हम सारा डिस्कस करेंगे जब हम ग्राफ्स बना रहे होंगे, तो दोनों फैक्टर्स को वहीं पर ले लेंगे हम लोग, इन्वेस्टमेंट्स को लेके या करके उसको डिस्कस करेंगे, तो आपको आराम से ही ये चीज़ समझ में आ जाएगी। फिर नेक्स्ट है बच्चों, व्हेन प्राइस ऑफ अ फॉरेन करेंसी राइजेज, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्रीजेज। जो अभी हम बात कर रहे थे, मैंने ऑलरेडी जो यह फैक्टर्स यहाँ पर दिखा रखे हैं वो ऑलरेडी मैंने जो है वो अपने उसमें एक्सप्लेनेशन में बोल दिया है ऑलरेडी, ठीक है। तो जो करेंसी आपके लिए सस्ती हो जाएगी, आपकी कंट्री जो है वो वहाँ जाके ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर देगी। तो अभी चाइना जो है वो हर जगह पे इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा है, क्योंकि चाइना की जो करेंसी है वो स्ट्रॉन्गर है एज़ कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज। तो वो अफ्रीका में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में जहाँ मिल रहा है वहाँ पर वो जाके लैंड खरीद रहा है, कभी वो अपने कंपनीज लगा रहा है, सब कुछ वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। पाकिस्तान में, क्योंकि उन्हें पता है बाद में फिर उनकी करेंसी महंगी हो जाएगी और वो पूरी तरह से इन्वेस्टमेंट वहाँ कर चुका होगा। तो पॉलिटिकली भी उसको बहुत इम्पैक्ट देता है कंट्री को, इन्वेस्टमेंट्स जो होते हैं। उसके बाद when foreign currency prices rise, the supply of foreign currency also rises, क्योंकि आपको यहाँ पर देखिए सप्लाई का जब हम बात करते हैं तो सप्लाई का जो कर्व होता है वो आपको पहले से पता है कि वो एक फॉरवर्ड जो स्लोप होता है, अपवर्ड स्लोप होता है, वो देता है। डिमांड का उल्टा हो जाता है क्योंकि यहाँ पर एक आपको जो रिलेशनशिप होता है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, ठीक है। प्राइस एंड लाइक जितना ज़्यादा सप्लाई होगा उतने हायर प्राइसेस पे मतलब लाइक प्राइस जितना हाई होगा उतना ज़्यादा वो फॉरेन करेंसी लाइक वो कंट्री जो है वो अपनी करेंसी को उतना ज़्यादा सप्लाई करेगी। तो वही चीज़ यहाँ पर है इंटरनेशनल मार्केट में, डिमांड एंड सप्लाई। सेम कॉन्सेप्ट है जो हमने माइक्रो वाला पार्ट में पढ़ा था, वहाँ हमने गुड्स एंड कमोडिटीज़ एंड सर्विसेज के बारे में पढ़ा। यहाँ पर हम उसी चीज़ को क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई का प्रिंसिपल्स तो नहीं चेंज होंगे, वही चीज़ अप्लाई हो जाएंगे यहाँ पर आपके फॉरेन एक्सचेंज के रेट में। तो ये है बच्चों हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं फॉरेन एक्सचेंज का। ये आपको उम्मीद है कि सारा समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट आपको अगर लगता है कि आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आई है, स्पेशली आप समझना चाहते हो, उस पार्ट को आप लिखो वहाँ पर, आप क्या पार्ट पूछना चाहते हो। तो उस केस में मैं अगर होगा तो मैं सारे डाउट्स को कलेक्ट करके मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा। आप बेशक कमेंट्स में जाके जरूर लिखिए इस चीज़ को। तो बच्चों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे लगे, तो वीडियो को लाइक कीजिए, आप कमेंट्स कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बच्चों, ताकि हर किसी तक ये वीडियो पहुंच पाए और हर किसी को इसका बेनिफिट मिल पाए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।